Hello students, myself Rajnish Dakar. Welcome to our channel Science Enigma by RJ. Today we will discuss about the topic of biotechnology यानी जैव प्रौद्योगिकी। इस चैप्टर का पहला पार्ट हम पढ़ चुके हैं पहले ही, जिसमें हमने बात की थी। एक तो इसके अंदर एक पार्ट हमने डिस्कस किया था बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हमने क्या क्या पार्ट डिस्कस किया था। वो हमने एक तो बायोटेक्नोलॉजी जो है वो दो टाइप की तो थी। एक तो थी ट्रेडिशनल और सेकंड जो थी वो थी मॉडर्न, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले ही। और लास्ट पार्ट जो था हमने मॉडर्न के अंदर दो चीजें पढ़ी थी, एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और एक जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसके बारे में हमने कहा था कि हम नेक्स्ट पार्ट में इसको डिस्कस करेंगे। तो आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी मॉडर्न बायोटेक के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, जैसे हम बात करते हैं मॉडर्न बायोटेक की, तो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी जो है उसके दो आधार स्तंभ होते हैं, यानी दो बेस हैं जिस पर मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी यानी आज की बायोटेक्नोलॉजी जो है वो निर्भर करती है। एक बात समझिए, बायोटेक जो है, मॉडर्न बायोटेक जो है वो किस लिए यूजफुल है, या आज जो हम पढ़ रहे हैं उसको अप्लाई कैसे करेंगे। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी जो है वो किस लिए है कि जो भी हम वांछित लक्षण चाहते हैं वो अगली जनरेशन में, अगली पीढ़ी में स्थानांतरित कर सके। जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा है कि जो भी वांछित लक्षण जो है वो पर्टिकुलर एक साइट पे मिलेंगे, जिसे हम नाम देंगे जीन। यानी जीन जो है वो डीएनए का एक खंड है, वो एक टुकड़ा है, और उस जीन को सीधे तो हम किसी जीव के अंदर ट्रांसफर कर नहीं सकते। इसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, कोई ना कोई वाहक की आवश्यकता पड़ेगी, और वो वाहक होता है प्लाज्मिड। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि जैव प्रौद्योगिकी के दो आधार स्तंभ कौन कौन से हैं, तो जैव प्रौद्योगिकी के दो आधार स्तंभ, एक होता है प्लाज्मिड और दूसरा होता है प्रतिबंधित एंजाइम यानी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंड प्लाज्मिड। यानी ये दो आधार स्तंभ हैं जिस पर ये मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी जो है, या मैं कहूं कि बायोटेक्नोलॉजी जो है वो निर्भर करती है। जैसे कि हम बात करें सबसे पहले प्लाज्मिड की, तो प्लाज्मिड ऑब्टेन किससे होता है। हमने अभी पढ़ा कि प्लाज्मिड जो है वो इस ओरिजिन डीएनए को अपने साथ जोड़ के नेक्स्ट जनरेशन यानी जिस भी जीव के अंदर, यानी जो भी कॉम्पिटेंट होस्ट होगा उसके अंदर ट्रांसफर करने का काम करेगा। पर अब यहां हमें ये समझना है कि ये प्लाज्मिड होता क्या है। तो इसको समझने के लिए आप ध्यान से समझिए कि प्लाज्मिड जो है वो बैक्टीरिया में उपस्थित होता है। बैक्टीरिया में जैसे हम बात करें बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया के अंदर एक तो डीएनए होता है यानी जेनेटिक मटेरियल होता है, उसके साथ साथ एक सर्कुलर डीएनए और पाया जाता है, और उसी को हम बोलते हैं क्या, प्लाज्मिड। यानी ये सर्कुलर डीएनए, इसी को इस बैक्टीरिया से बाहर निकाला जाता है, और ये क्या है, इसी को बोला जाता है प्लाज्मिड। इसका मतलब इस प्लाज्मिड के साथ में, यानी ये जो सर्कुलर यानी वृत्ताकार जो डीएनए है, उसी के साथ में हमें जोड़ना है किसको, ओरिजिन डीएनए को। इसका मतलब ये बैक्टीरिया में उपस्थित होता है, और इसकी सबसे पहले खोज किसने की थी, जोशुआ लेडरबर्ग और विलियम हेस। यानी इन्होंने सबसे पहले इसको खोजा था, किसको, प्लाज्मिड को। ये तो बात हुई प्लाज्मिड की, यानी प्लाज्मिड बैक्टीरिया से ऑब्टेन किया जाता है, जो एक वाहक का काम करेगा, जिसके साथ ओरिजिन डीएनए को जोड़ा जाएगा। यानी ये हो गया, किसकी बात कर रहे हैं, प्लाज्मिड। दूसरी बात, प्रतिबंधित एंजाइम यानी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। वैसे हम इसको डिटेल से पढ़ने वाले हैं। किसको डिटेल से पढ़ने वाले हैं, एंजाइम्स को डिटेल से पढ़ने वाले हैं। एंजाइम जो है वो अलग अलग टाइप के होते हैं, पर बायोटेक्नोलॉजी जो बेस है वो किस पर बेस है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पर बेस है, यानी प्रतिबंधित एंजाइम पर बेस है। और ये भी प्रतिबंधित एंजाइम प्लाज्मिड की तरह ही बैक्टीरिया से प्राप्त किया जाता है, जो कि डीएनए को विशिष्ट स्थलों से काटने का काम करता है। यानी डीएनए को किसी भी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस से कट करने का काम जो करेगा, यानी हम कहें कि विशिष्ट स्थलों से, स्पेसिफिक साइट से कट करने का काम करेगा। ऐसा नहीं है कि किसी भी साइट से उसको काट दिया जाए। इसकी खोज, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की खोज जो थी वो नॉर्थन, आर्बर और स्मिथ ने की। अब देखिए,
ये जो पोर्शन है ये हम पढ़ रहे हैं, इसमें हमें क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है। हमें प्लाज्मिड चाहिए, क्यों चाहिए? क्योंकि हमें फोरिजन डीएनए उसके साथ जोड़ना है। इसके अलावा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर चाहिए, क्यों चाहिए? क्योंकि प्लाज्मिड को और डीएनए को यानी पर्टिकुलर साइट से, यानी मान लीजिए कि पूरा डीएनए तो चाहिए नहीं, ये डीएनए का इतना ही टुकड़ा चाहिए, इसका मतलब इस डीएनए के इतने से टुकड़े को और प्लाज्मिड के पर्टिकुलर टुकड़े को काट के इन दोनों को आपस में जोड़ के अगली जो हम बात करें कॉम्पिटेंट होस्ट में अगर हमें भेजना है, तो इन सब के लिए ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो जेनेटिकली इंजीनियरिंग पर बेस होता है, यानी इसी पर ये चीजें आधारित होती हैं। इसका मतलब इसीलिए बोला जाता है कि अगर प्लाज्मिड ना हो और प्रतिबंधित एंजाइम ना हो तो बायोटेक का कोई भी प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि इनिशिएशन तो प्रतिबंधित एंजाइम और प्लाज्मिड के द्वारा ही हो रही है। इसीलिए जैव प्रौद्योगिकी में दो आधार स्तंभ, एक प्लाज्मिड और दूसरा प्रतिबंधित एंजाइम को माना जाता है। अब हम पढ़ेंगे जैव प्रौद्योगिकी में अलग अलग जो चरण हैं, इसकी हम बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जो स्टेप हैं वो कितने होते हैं? 3 होते हैं। 3 स्टेप पाए जाते हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। सबसे पहला स्टेप जो है वो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए वास्तव में है क्या। तो जो भी वेक्टर है, वाहक है, उसके साथ में जो फोरिजन डीएनए है वो अटैच करना, जोड़ना, और उसके दोनों के मिलने से जो डीएनए बनेगा वो होगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। जैसे समझिए कि मान लीजिए कि ये कोई डीएनए है, अब मैं इस पूरे डीएनए को नेक्स्ट जनरेशन में नहीं भेजना चाहता। तो पूरे डीएनए को नहीं भेजना चाहता, क्यों? क्योंकि मुझे कुछ वांछित लक्षण ही अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करवाने। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन जब हमने पढ़ी थी तो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में हमारा जो एप्लीकेशन थी वो यही थी, क्या कि मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी क्या काम कर रही है? मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी ये काम कर रही है कि जो हमें चाहिए, जो करेक्टर, जो लक्षण हमें चाहिए, केवल वही अगली पीढ़ी में ट्रांसफर हो, वही स्थानांतरित हो। इसका मतलब ये पूरा डीएनए अगली पीढ़ी में नहीं भेजना है, क्योंकि हमें पता है कि डीएनए के कुछ भागों पे जीन पाए जाते हैं और जीन जो है वो लक्षणों का स्थानांतरण करने का काम करते हैं। सॉरी, जो हम बात करें कि जीन जो है वो लक्षण की वाहक इकाई हम कह सकते हैं, यानी लक्षणों को लेके जाने का काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये पूरा का पूरा जो डीएनए है उसके कुछ ही खंड है जिस पर क्या पाए जाते हैं? जीन, और उन्हीं जीन जो अगली पीढ़ी में जाएंगे तभी वो अपने लक्षणों को दिखाएंगे, यानी जो पर्टिकुलर लक्षण हमें चाहिए, जो कैरेक्टर हमें डेवलप करना है। इसका मतलब इस इतने से टुकड़े को ही अगली पीढ़ी में भेजना है। इसका मतलब इस टुकड़े को भेजने के लिए इस इतने से पार्ट को कट करना है। इसके साथ साथ हमने पढ़ा कि प्लाज्मिड जो है वो वाहक का काम करता है, यानी इसको लेके जाने का काम कर रहा है, तो इसके साथ इसको जोड़ना है। और जब ये दोनों चीजें जुड़ जाएगी, प्लाज्मिड और प्लाज्मिड के साथ जो भी वांछित डीएनए है, वांछित डीएनए मतलब जिस फ्रेगमेंट को आप इसके साथ जोड़ रहे हैं वो जो जुड़ जाएगा इसके साथ में, तो इन दोनों के मिलने से जो बनेगा वो होगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसको डिटेल से पढ़ेंगे हम चीजें। ये तो हम बेसिक पढ़ रहे हैं कि पहला स्टेप क्या है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यानी पुनर्योजी डीएनए का निर्माण। देखिए, सबसे पहले स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर ने इसका निर्माण किया था। किससे किया था? बैक्टीरिया जो है ई कोलाई, उससे किया था। बैक्टीरिया ई कोलाई जो है वो इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। इंटेस्टाइन मतलब आंत में पाया जाता है, वहां से इसको ऑब्टेन किया गया और इसके अंदर से जो ई कोलाई का डीएनए जो है, प्लाज्मिड है, उसको अलग कर लिया गया और उसके साथ फोरिजन डीएनए को क्या कर दिया गया? अटैच कर दिया गया। और जैसे ही वो फोरिजन डीएनए जो है वो उसके साथ अटैच हुआ, उसका जो हिस्सा अटैच हुआ और इन दोनों के मिलने से जो बना वो फर्स्ट क्या था? वो था रिकॉम्बिनेंट डीएनए। यानी सबसे पहले ये काम किसने किया था? सबसे पहले ये काम किया गया था किसके द्वारा? ये सबसे पहले काम किया गया था स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर के द्वारा। इसका मतलब सबसे पहले हमें जो फर्स्ट स्टेप है उसमें क्या करना है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्मेशन करना है, यानी पुनर्योगित डीएनए का निर्माण करवाना। दूसरा स्टेप क्या है? जीन क्लोनिंग। यानी जीन क्लोनिंग का मतलब क्या हुआ कि जैसे ही हम इसको भेजेंगे, कहां भेजेंगे हम इसको? जीन क्लोनिंग जब करते हैं तो इसको पर्टिकुलर किसी बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं,
तो उसके अंदर क्या होगा, ये कॉपी नंबर बढ़ाएगा। मतलब जो पर्टिकुलर रिकॉम्बिनेंट डीएनए आपने जोड़ा है उसके वांछित कॉपी नंबर बढ़ाना, यानी जितने भी कॉपी नंबर यानी उसकी संख्या, वांछित संख्या बढ़ाना, यानी उसकी बढ़ोतरी करना, यानी 1 से 2, 4, 8 जितनी भी संख्याएं हैं उससे हम बढ़ाने का काम करेंगे, वो जीन क्लोनिंग होती है। इसके बाद तीसरा स्टेप आता है जीन या डीएनए, यानी डीएनए का एक खंड जिसे हमने कहा जीन, या पूरा डीएनए जो वांछित डीएनए जिसे हमने कहा उसको ट्रांसफर करना, जिसे हमने कहा जीन स्थानांतरण। जीन स्थानांतरण मतलब जीन को भेजना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए के बाद में जो नेक्स्ट कॉम्पिटेंट होस्ट है उसके अंदर उसको भेजना। तो पोलबर्ग ने सर्वप्रथम जो था SV40 जो वायरस है उसके डीएनए को फेज वायरस की सहायता से, यानी फेज वायरस है उसके साथ जोड़ के SV40 वायरस को स्थानांतरित किया था, ट्रांसफर किया था। और इसीलिए पोलबर्ग को क्या माना जाता है, फादर माना जाता है किसका, जेनेटिक इंजीनियरिंग, यानी फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग किसे कहा जाता है, पोलबर्ग को कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 स्टेप हमें जरूर करने होंगे, तब जाके हम कोई भी वांछित जो लक्षण है वो अगली पीढ़ी में स्थानांतरित कर पाएंगे। वांछित लक्षण यानी सबसे पहले हमें क्या फॉर्मेशन करना होगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यानी जो भी प्लाज्मिड है उसके साथ हमें वांछित डीएनए का टुकड़ा जोड़ना पड़ेगा, जिससे जो फॉर्मेशन होगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसके बाद जीन क्लोनिंग करवानी पड़ेगी ताकि उसकी संख्या में बढ़ोतरी की जा सके। और तीसरा स्टेप जो है उस डीएनए को ट्रांसफर करना पड़ेगा, यानी जीन को स्थानांतरित करना पड़ेगा। और ये तीनों स्टेप जो है वो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर बहुत ही ज्यादा यूजफुल होते हैं। तो अब हमें इसमें क्या पढ़ना है, अब हम इसमें पढ़ेंगे, ये तो हमने बात की, सबसे पहले तो हमने बात की कि इसके बेस क्या होता है बायोटेक्नोलॉजी का, फिर हमने बात की कि इसके स्टेप कौन कौन से हैं। अब हम बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी के टूल कौन कौन से हैं, यानी किन किन की सहायता से ये सारे प्रोसेस कंप्लीट किए जाएंगे, ये सभी स्टेप कंप्लीट किए जाएंगे। अब हम बात करते हैं टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की। टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जब हम बात कर रहे हैं तो 3 टूल जो है मुख्य रूप से आते हैं हमारे सामने, एंजाइम, क्लोनिंग वेक्टर और कंपिटेंट होस्ट, यानी उचित जीव। देखिए एंजाइम की अगर हम बात करें तो बड़ी सिंपल सी बात आप इसमें समझिए कि आपको कोई भी डीएनए जो है वो कहां भेजना है। कोई डीएनए जो है, या हम बात करें कि कोई वांछित जो जीन है या कोई टुकड़ा है डीएनए का पर्टिकुलर, वो आपको भेजना कहां है। देखिए ऐसे तो है नहीं कि सामने हमारे पास वांछित डीएनए है यानी जीन है और हम उसको उठाएंगे होस्ट के साथ जोड़ देंगे। ऐसा नहीं होने वाला कि उस वांछित जीन को हमने उठाया, वाहक के साथ जोड़ा, प्लाज्मिड के साथ जोड़ा और उसको भेज दिया कहां, होस्ट के अंदर। ऐसा कुछ नहीं होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए सबसे पहले बड़ी बेसिक सी बात अगर हम पढ़ें तो कोई भी कोशिका जो है उसके अंदर होता है केंद्रक, और केंद्रक के अंदर होता है डीएनए। इसका मतलब कोशिका, कोशिका केंद्रक और फिर उसके अंदर डीएनए। और अगर मैं कहूं कि ये जो कोशिका है यानी ये सेल है, ये अगर प्लांट सेल की है, प्लांट सेल की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें एक अलग से कवरिंग और मिलेगी, यानी सेल वॉल की, सेलुलोज की। इसका मतलब कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, यानी सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। इसका मतलब सबसे पहले अगर हमें डीएनए तक पहुंचना है तो इस सेलुलोज को तोड़ना पड़ेगा। फिर इसके बाद हम जाएंगे तो हमें केंद्र के बाहर केंद्रक आवरण मिलेगा, उसको तोड़ना पड़ेगा, तब जाके डीएनए का पोर्शन हमें मिलेगा। इसका मतलब सेलुलोज को तोड़ने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। दूसरी बात समझिए, आप इसको कहां जोड़ेंगे, प्लाज्मिड के साथ जोड़ेंगे। इसका मतलब प्लाज्मिड भी कोई ऐसे थोड़ी ना बाहर पड़ा है, उसको भी हमें बैक्टीरिया से ऑब्टेन करना पड़ेगा। इसका मतलब बैक्टीरिया के जो सेल वॉल पाई जाती है, यानी जो काइटिन की बनी होती है, पहले इस वॉल को भी तोड़ना पड़ेगा तब जाके प्लाज्मिड मिलेगा। इसका मतलब सेलुलोज और काइटिन को तोड़ने का काम किया जाएगा। इसका मतलब इनको गलाने का काम किया जाएगा।
और इनको गलाना मतलब लाइसिस करना। देखिए लाइगेज जो होता है वो जोड़ने का काम होता है और लाइसिस का मतलब होता है तोड़ना। इसका मतलब यहां हम क्या करेंगे, लाइसेज एंजाइम का यूज करेंगे, यानी सेलुलोज को तोड़ने के लिए सेलुलेज, काइटिन को तोड़ने के लिए काइटिनेज, यानी इस तरह से ये लाइसिस एंजाइम इसमें पाए जाते हैं। यानी हमें इनका यूज करना पड़ेगा, जिसकी मदद से सबसे पहले तो हमें ये सेल वॉल जो है वो डिजोल्व करनी पड़ेगी, या किसी में कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन वो डिजोल्व करनी पड़ेगी। यानी एंजाइम में पहले तो लाइसिस एंजाइम यानी गलाने वाले जो एंजाइम हैं उनका यूज करना पड़ेगा। अब देखिए इनको गलाने के बाद किसकी जरूरत पड़ेगी। इस डीएनए को आपने ऑब्टेन कर लिया इनको गलाने के बाद में, तो इस डीएनए में आपको पूरा डीएनए चाहिए या एक खंड, एक टुकड़ा चाहिए। तो आप कहेंगे सर हमें तो एक पर्टिकुलर साइट पे जहां वो जीन उपस्थित है केवल वही टुकड़ा चाहिए। मैं आपसे कहूं कि ये पूरा प्लाज्मिड जो है यूं का यूं आप थोड़ी ना भेजेंगे, इसके साथ इसको क्या करना पड़ेगा, रिकॉम्बिनेंट फॉर्मेशन करना पड़ेगा। इसका मतलब इसको भी तोड़ना पड़ेगा। अब आप किसको तोड़ रहे हैं, आप न्यूक्लिक एसिड या हम बात करें यानी कोई भी अनुवांशिक पदार्थ को तोड़ने का काम कर रहे हैं। यानी आप किस किस को तोड़ रहे हैं, प्लाज्मिड को और डीएनए के टुकड़े को। अब आप यहां क्या कर रहे हैं, गला नहीं रहे, आप लाइसिस नहीं कर रहे, आप काट रहे हैं। और काटने का काम क्या होता है, क्लींजिंग काम, जिसे हम बोलते हैं क्लीविंग एंजाइम। क्लीविंग एंजाइम का मतलब क्या हुआ, जो काटने का काम करते हैं। और क्लीविंग एंजाइम भी आपने बड़े पढ़े होंगे। क्लीविंग एंजाइम जो है हम डिटेल से भी पढ़ेंगे इनके बारे में। 3 तरह के होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस, और इन दोनों का यूज नहीं होता है बायोटेक्नोलॉजी में। बायोटेक्नोलॉजी में इन दोनों का यूज नहीं करते हैं, बताएंगे क्यों नहीं करते हैं। पर हम किसका करते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, इसका ही क्यों करते हैं। और इसके भी फर्दर 3 पार्ट होते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फर्स्ट, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस सेकंड, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस थर्ड। तो यानी इन दोनों का भी यूज नहीं किया जाता है, किसका, फर्स्ट और थर्ड का। तो किसका करते हैं, सेकंड का। इसका भी रीजन बताएंगे आपको कि ये फर्स्ट और थर्ड का क्यों नहीं करते, केवल रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस सेकंड का ही क्यों करता है। इसका मतलब एंजाइम सबसे पहले चाहिए, पहला तो इसको लाइसिस करने के लिए, फिर इनका क्लीविंग करने के लिए, इनको काटने के लिए, और लाइगेज यानी तीसरा हम बात करें लाइगेज यानी जो इन्हें जोड़ने का काम करेगा वो। यानी ये सभी एंजाइम चाहिए तब जाके रिकॉम्बिनेंट बनेगा। यानी पहला तो टूल हो गया एंजाइम। दूसरा क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर जैसे हम बात करें यानी इस प्लाज्मिड को बाहर निकाला, काटने के लिए तो एंजाइम चाहिए, पर ये प्लाज्मिड होगा तभी तो प्रोसेस होगा कंप्लीट। यानी कौन कौन से क्लोनिंग वेक्टर हो सकते हैं, वहां कौन कौन से हो सकते हैं, या तो प्लाज्मिड हो सकता है, ये तो हमने पढ़ा कि सच्चे कोलाई से ऑब्टेन किया जाता है, या फिर यैक जिसे हम कहते हैं यानी ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, फेज वायरस, कॉस्मिड, फेजमिड, ये सभी चीजें क्या है, ये है क्लोनिंग वेक्टर, पढ़ेंगे इनके बारे में भी। इसके बाद थर्ड जो है टूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में क्या आता है, कॉम्पिटेंट होस्ट यानी उचित जीव, उसको भी तो हमें अलग से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसको भी छांटना पड़ेगा, जिसके अंदर हम ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए भेजना चाहते हैं। और वो भी भेजने के 2 अलग अलग मेथड इसमें हम पढ़ते हैं, एक डायरेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष विधि और अप्रत्यक्ष विधि। ये सब चीजें जो हैं वो आती हैं किसके अंदर, टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। तो अगले सेगमेंट में स्टूडेंट्स हम एक एक करके सबसे पहले एंजाइम को डिस्कस करेंगे, फिर हम क्लोनिंग वेक्टर को डिस्कस करेंगे, फिर कंपोनेंट
होस्ट को डिस्कस करेंगे और फिर बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम इन चैप्टर को करते जा रहे हैं। जिसने ये सेगमेंट किया है और पहला सेगमेंट नहीं किया तो प्लीज आप उस सेगमेंट को जाके वहां से कंप्लीट करिए ताकि चीजें आपकी क्लियर होती चले। ठीक है, तो नेक्स्ट सेगमेंट में हम पढ़ेंगे एंजाइम के बारे में डिटेल्स।